नमस्कार, मैं विजय कुमार सेन आप सभी का नवभारती के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम बात कर रहे हैं व्यावसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडी विषय कॉमर्स और उसका चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 बीएसटी चैप्टर 4 जो है मोटिवेशन हम पढ़ रहे हैं। और इसके अब से पहले 4 वीडियोस जारी हो चुके हैं जिनमें हम मोटिवेशन जो है उसके बारे में कुछ जनरल बातें जो हैं, जनरल चीज़ें समझ चुके हैं कि मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन का अर्थ है, उसकी परिभाषाएं हैं, उसके जो बारे में तकनीक वगैरह जो है वो तकनीक वगैरह हम जान चुके हैं। उसकी जो विचारधाराएं हैं विचारधाराएं हम पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में हम अब्राहम एच मास्लो जो है, जिन्हें एच मास्लो के नाम से जाना जाता है, जिनकी विचारधारा है उसे भी हम समझ चुके हैं। और आज इस कड़ी में हम जो नेक्स्ट विचारधारा लेकर हाजिर हैं वो है हर्ज़बर्ग की विचारधारा। हर्ज़बर्ग जो हैं उन्होंने मोटिवेशन के बारे में क्या बात कही, हर्ज़बर्ग ने मोटिवेशन को किस व्यू के अंदर देखा, वो सभी बातें आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि हर्ज़बर्ग ने मोटिवेशन के बारे में अपने क्या व्यूज दिए। हर्ज़बर्ग जो है उनकी विचारधारा, तो हर्ज़बर्ग जो है, हर्ज़बर्ग की द्विघटक विचारधारा है, 2 फैक्टर थ्योरी है। हर्ज़बर्ग ने मोटिवेशन के 2 घटक बताए हैं, 2 फैक्टर थ्योरी दी है। हर्ज़बर्ग का मानना था कि वह जिस संस्था में कार्य कर रहा है और जिस संस्था में कार्य करते हुए वह असंतुष्टि को महसूस कर रहा है, उस असंतुष्टि का कारण क्या है, सबसे पहले उस कारण को जानो। क्योंकि वह जिस वातावरण में कार्य कर रहा है वहां का जो वातावरण जो है वह वातावरण उसके लिए असंतुष्टि का कारण है। तो सबसे पहले तो उस वातावरण को ठीक किया जाए और फिर उसके बाद में उन बिंदुओं को ढूंढा जाए जिनसे वह मोटिवेट हो सकता है। तो हर्ज़बर्ग की विचारधारा जो है वो द्विघटक विचारधारा कहलाई, 2 फैक्टर मोटिवेशन कहलाया, जिसे हम एक फैक्टर तो जो है, एक फैक्टर का नाम है हाइजीन फैक्टर, जिसे हिंदी में स्वास्थ्य या आरोग्य घटक भी कहते हैं, स्वास्थ्य या आरोग्य घटक भी कहते हैं। अब स्वास्थ्य या जो आरोग्य जो घटक है, स्वास्थ्य या आरोग्य जो घटक है, तो हाइजीन फैक्टर कौन कौन से हैं और विचारधारा क्या कहती है। देखिए, सबसे पहले हर्ज़बर्ग ने अपने करीब 200 साथियों पर, करीब 200 इंजीनियर्स पर, कितने 200, करीब 200 इंजीनियर्स पर पिट्सबर्ग में साइकोलॉजिकल सर्विस पिट्सबर्ग में एक शोध किया। क्या किया? एक शोध किया, एक रिसर्च किया, उनके कार्य के बारे में जानकारी ली, ठीक है, और इस विचारधारा का प्रतिपादन किया। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि हर्ज़बर्ग ने 200 इंजीनियर्स पर क्या किया, रिसर्च किया, और रिसर्च करके उन्होंने ये थ्योरी डेवलप भी की, प्रतिपादन किया। हर्ज़बर्ग के मत अनुसार जब व्यक्ति कार्य स्थल पर अपने कार्य से असंतुष्टि प्राप्त करता है तो उस असंतुष्टि का कारण वह वातावरण है जहां वह काम कर रहा है। हर्ज़बर्ग ने असंतुष्टि का कारण किसको बताया? हर्ज़बर्ग ने असंतुष्टि का कारण बताया उस वातावरण को। साफ साफ लिखा है, देखिए, they were asked to relate elements of their jobs which made them extremely happy or extremely unhappy. The researchers asked the respondent questions such as, when did you felt exceptionally good about your work? When did you felt exceptionally bad about your work? कि आप अपने काम के बारे में एक्सेप्शनली कब महसूस करते हैं, है ना, एक्सेप्शनली गुड कब महसूस करते हैं और एक्सेप्शनली आप बैड कब महसूस करते हैं अपने कार्य के बारे में। Harbsburg analyzed these response and grouped them into factor, namely hygiene and motivating factor. Hygiene and motivating
फैक्टर। हर्जबर्ग ने उनको दो भागों में बांटा, एक कहलाया हाइजीन फैक्टर जिसे कहते हैं स्वास्थ्य या आरोग्य घटक, दूसरा कहलाया मोटिवेटर घटक। अच्छा, ये जो हाइजीन जो घटक है, सबसे पहले हाइजीन घटक की हम बात करें। देखिए, हाइजीन घटक व्यक्ति को अभिप्रेरित नहीं करते, हाइजीन घटक व्यक्ति को अभिप्रेरित नहीं करते, किंतु उसे असंतुष्ट होने से रोकते हैं। साफ साफ लिखा है, देखिए, हाइजीन फैक्टर, Herzberg found that there are some factors which are necessary to maintain a reasonable level or satisfaction among employees. These factors do not provide any satisfaction to the employees, but their absence will dissatisfy them. देखिए, कुछ ऐसे बिंदु, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि कर्मचारियों को मोटिवेट तो नहीं करते लेकिन उन्हें असंतुष्ट जरूर करते हैं। तो हर्जबर्ग ने सबसे पहले उन बिंदुओं के बारे में बात की जो उस वातावरण में रहते हुए कर्मचारी को असंतुष्ट करते हैं, क्योंकि जब तक कर्मचारी संतुष्ट नहीं होगा तब तक मोटिवेट नहीं हो सकता। क्लियर? तो बात ये कर रहे हैं कि अगर आपको अप जाना है, देखिए मोटिवेटिंग क्या है, मोटिवेट ये डाउन लेवल है, ये लेवल है और ये लेवल से अप का पार्ट है। आप मोटिवेशन क्या है, तो मोटिवेशन इस लेवल से ऊपर उठने का भाग है, जबकि डिससैटिस्फैक्शन क्या है, इस लेवल से नीचे का पार्ट है, माइनस में जाना है। अगर व्यक्ति माइनस में है, डिससैटिस्फाइड है, तो सबसे पहले उसको किस में लाओ, उसको लेवल में लाओ। जब व्यक्ति लेवल में होगा, सेटिस्फाइड होगा, तभी तो वह मोटिवेट होगा। अगर वो लेवल में ही नहीं है, अगर वो जीरो लेवल पे नहीं है, तो वह मोटिवेट भी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तो उसका पारा जो है माइनस में जा रहा है, डिससैटिस्फाइड है। तो ये किसने कहा, ये हर्जबर्ग ने कहा। ठीक है, hence these factors are called dissatisfiers और hygiene factors। तो इन फैक्टर्स को हाइजीन या डिससैटिस्फायर फैक्टर के नाम से जाना। और मेंटेनेंस फैक्टर, द हाइजीन फैक्टर आर रिलेटेड टू जॉब एनवायरनमेंट विच आर मेनली। और ये जो हाइजीन फैक्टर है ये किससे रिलेटेड है, ये जॉब से रिलेटेड होते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर है हाइजीन फैक्टर, देखिए सबसे पहला जो हाइजीन फैक्टर है वो है कंपनी पॉलिसी। कंपनी की पॉलिसी, संस्था की नीतियां कैसी है। देखिए, नीतियां वो बेस्ड होती है जिनके ऊपर संस्था कार्य करती है, आधारभूत ढांचा खड़ा होता है उस नीतियों के ऊपर। संस्था जो प्लान करती है, कोई भी संस्था कोई काम करती है, कोई प्लानिंग करती है, तो उसका सबसे बड़ा उसका बेस होता है। और बेस क्या है, वो किस बेस पे काम कर रही है, तो बेस जो है वो नीतियां हैं उसकी, संस्था की पॉलिसी कैसी है, संस्था का प्रशासन कैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, जो शासन व्यवस्था संभालने वाला जो ढांचा है, प्रशासन जो ढांचा है, प्रशासनिक ढांचा है, वो कैसा है। ठीक है, कार्य दशाएं, वर्किंग कंडीशंस, कार्य के दौरान उत्पन्न जो दशाएं हैं उन्हें हम कार्य दशाएं कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय काम कर रहा है, उस काम के दौरान उसको अशुद्ध हवा मिल रही है या नहीं मिल रही, उसको पीने लायक पानी की व्यवस्था भी है या नहीं है, प्रॉपर लाइट की व्यवस्था है या नहीं है, प्रॉपर सुनने के लिए साउंड की व्यवस्था है या नहीं है, पता चले मशीनों की धा धूड़ धम दम हो रही है, व्यक्ति सुन ही नहीं पा रहा है क्या हो रहा है। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि कार्य दशाएं और पर्यवेक्षण, सुपरविजन का तरीका क्या है। देखिए, सुपरविजन भी व्यक्ति के कार्य में रुकावट डालता है, व्यक्ति हड़बड़ाहट में आ जाता है जब अचानक सडन सुपरविजन होता है। कितना भी अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसका बॉस, उसका सीनियर उसके सामने सडन आ जाता है तो वह एकदम हड़बड़ा जाता है काम करते हुए। ठीक है, तो पर्यवेक्षण क्या है, सुपरविजन का मैटर तरीका क्या है, पारस्परिक वैयक्तिक संबंध, इंटरपर्सनल रिलेशंस, मैनेजर्स के बीच में और जो वर्कर्स जो हैं उनके बीच में रिलेशंस कैसे हैं, क्योंकि रिलेशंस जो हैं वही तो आत्मीयता मजबूत, वही तो आत्मीयता उत्पन्न करते हैं, वही तो ये बताते हैं कि हम संस्था के साथ जुड़े हैं, लेकिन किस आधार पर जुड़े हैं, ओनली व्यापारिक टर्म्स से हैं या फिर हमारा बिहेवियरल टर्म्स भी संस्था के साथ में है। वेतन या मजदूरी, वेतन या मजदूरी का लेवल क्या है। देखिए, प्रेरणात्मक मजदूरी होनी चाहिए। अगर मजदूरी का लेवल अच्छा नहीं है, आपको जो मजदूरी दी जा रही है संस्था प्रधान के द्वारा, संस्था में काम करने वाले व्यक्तियों को जो मजदूरी दी जा रही है, अगर वह मजदूरी प्रेरणात्मक नहीं है, वह मजदूरी इतनी नहीं है कि व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही हो, ठीक है, तो मजदूरी कम मिलने की दशा में भी वह व्यक्ति डिससैटिस्फाई होता है। क्यों, व्यक्ति काम किसके लिए करता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्था में अगर आकर के जुड़ता है तो उसका पहला उद्देश्य वेतन होता है,
पहला उद्देश्य सैलरी होता है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो प्रशिक्षण के लिए आते हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो अपना समय पास करने के लिए आते हैं, अपितु उन लोगों की बात कर रहा हूं जो वास्तव में संस्था में काम करने के लिए आए हैं, जिनका उद्देश्य है आगे बढ़ना, खुद को भी और संस्था को भी आगे बढ़ाना है। तो वो व्यक्ति उनका अगर संस्था में ऐड होते हैं, संस्था से जुड़ते हैं, तो सबसे पहला जो काम होता है, सबसे पहला जो उनका पार्ट होता है वो होता है वेतन या मजदूरी, जिसके पीछे सारे काम किया जाता है। एडम स्मिथ कहते हैं कि अर्थ जो है वो समस्त क्रियाओं की, समस्त आर्थिक क्रियाओं की, समस्त संसार जगत की धुरी है, केंद्र बिंदु है। एडम स्मिथ जिसे इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, उनकी बुक है वेल्थ ऑफ नेशंस, उसमें वो लिखते हैं कि आर्थिक धुरी है, अर्थ ही इस पूरी दुनिया के कार्यों की धुरी है, पैसा ही दुनिया की कार्यों की धुरी है, जिसके चारों ओर समस्त क्रियाएं चक्कर लगाती है, समस्त आर्थिक क्रियाएं चक्कर लगाती है। तो वेतन या मजदूरी, अनुषंगी लाभ, अनुषंगी फ्रिंज बेनिफिट, जो छोटे मोटे जो बेनिफिट्स होते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं, और कार्य सुरक्षा, जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी का मतलब ये है कि हम काम कर रहे हैं, हम आज तो संस्था में लग रहे हैं, हम आज तो संस्था में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा कल का भरोसा नहीं है। पता चले कि कंडीशन ये होती है संस्थाओं में कि जब काम होता है तो वर्कर्स को काम पे रख लिया जाता है, काम नहीं होता है तो वर्कर्स को हटा दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पर राजस्थान में, जयपुर में खास तौर से एक परंपरा है कि जो टीचर्स जो काम करते हैं, उन्हीं का एक एग्जांपल बता रहा हूं कि खास तौर से जो टीचर्स जो विद्यालय में पढ़ाते हैं, जो बोर्ड क्लासेस को लेते हैं, और स्पेशली या तो पार्ट टाइम और फुल टाइम जो टीचर्स होते हैं, फुल टाइम के साथ में पूरा भी हम माहौल खराब हो जाता है, पार्ट टाइम तो फिर भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, कि जब तक बोर्ड क्लासेस रहती है तब तक तो उन टीचर्स के साथ में वहां पर काम लिया जाता है, जो ही बोर्ड क्लासेस होती है उनको अलविदा कह दिया जाता है। ठीक है, अब ये क्या, ये कार्य सुरक्षा थोड़ी है, ये कार्य सुरक्षा नहीं है। ठीक है, व्यक्ति को जब ये महसूस होता है कि सिर्फ यहाँ पर जब तक मेरी यूटिलिटी तब तक मुझे रखा जाता है, यूटिलिटी थोड़ी सी कम हुई और तुरंत वहां से निकाल दिया जाता है, या फिर मैनेजर है वो यह देखा जाता है कि किस प्रकार से कर्मचारी के कार्य से किस प्रकार से कार्य किया जाए कि कर्मचारी को हटा दिया जाए, काम निकलवा करके उसको हटा दिया जाए। जब उसकी नीड होती है तब तक तो उसको रखा जाए, जिस दिन उसकी नीड नहीं उसको लात मार के निकाल दिया जाए। तो वो ऐसी दशा में व्यक्ति जो काम करता है वह सुरक्षित, अपने आप को सुरक्षा महसूस नहीं करता। तो ये क्या है, ये कार्य सुरक्षा भी अगर नहीं है काम संस्था के अंदर, तो व्यक्ति कैसा महसूस करता है, डिससेटिस्फाई महसूस करता है। यही कंडीशन आज हमारे यहाँ पर बुरी दशा गायों की हो रही है। मैं कहना चाहूंगा कि गायों के साथ भी कंडीशन है कि पशुपालक जो होते हैं, जब वो दूध देती हैं तो उनका दूध निकालते हैं, तब तक उनको साथ में रखते हैं, गाय ने दूध देना बंद किया उनको छोड़ देते हैं बेचारियों के साथ में। हाँ, तो वो तो चल फिर भी एनिमल है, लेकिन यही कंडीशन जब मानवों के साथ में होती है, मनुष्यों के साथ में होती है, तो वो डिससेटिस्फाई महसूस करते हैं। फर्क इतना है कि मनुष्य अपने आप को फील कर सकता है, बोल सकता है, बता सकता है, और जानवर उस बात को बोल नहीं सकता। लेकिन बात हम किसकी कर रहे हैं, बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कार्य सुरक्षा कर रहे हैं। और कौन कह रहा है कार्य सुरक्षा के बारे में, हर्जबर्ग कह रहा है कि दो फैक्टर है, हाइजीन फैक्टर और मोटिवेटिंग फैक्टर। हाइजीन फैक्टर जिन्हें डिससेटिस्फाइड फैक्टर भी कहते हैं, और ये जब व्यक्ति संस्था में कार्य कर रहा है और संतुष्ट नहीं है तो उसको मोटिवेट नहीं किया जा सकता। इसलिए हर्जबर्ग का मानना था कि सबसे पहले व्यक्ति को सेटिस्फाई करो आपकी संस्था में जो काम कर रहा है। संस्था में काम कर रहा है, आप उसको बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीच दिए जा रहे हो, आप उसको बड़ी बड़ी बातें बताए जा रहे हो, व्यक्ति मन में अंदर अंदर सोचेगा भाई मुझे टाइम पे वेतन तो दे दिया कर, मैं मेरे वेतन के लिए तो 3-3 महीने 2-2 महीने इंतजार करता हूँ, ठीक है, वो तो मुझे मिलता नहीं है, और आप मुझे बड़े बड़े मोटिवेशनल बातें बताए जा रहे हो, मोटिवेशनल स्पीच दे जा रहे हो। तो कर्मचारी समझ जाता है कि सिर्फ व्यक्ति फालतू की बातें कर रहा है, और वह व्यक्ति मोटिवेटेड नहीं हो पाता है। आगे बात कर रहा है अभिप्रेरक घटक, मोटिवेटिंग फैक्टर। मोटिवेटिंग फैक्टर देखिए वो ये घटक कार्य से संबंधित घटक हैं, इन्हें संतुष्टि प्रदान करने वाले घटक भी कहा जाता है। हर्जबर्ग एवं उनके साथियों द्वारा प्राप्त निष्कर्ष के अनुसार अभिप्रेरक घटक में निम्न बिंदुओं को शामिल किया गया है। अचीवमेंट, उपलब्धियां। अगर कर्मचारी जो है कोई कार्य कर रहा है, कोई उपलब्धि प्राप्त कर रहा है, तो उसकी उपलब्धियों को सबके सामने लाया जाए, उनको बताया जाए कि इस कर्मचारी ने इतना अच्छा काम किया, ताकि वह कर्मचारी खुद भी मोटिवेट हो और उससे दूसरे और एम्प्लॉइज हैं वो भी सीखें, उनकी उपलब्धियों को गिना जाए। अक्सर होता क्या है, हमारे घरों के अंदर भी होता है
कि अक्सर कोई छोटा बच्चा, उसने कोई छोटा सा काम किया, छोटा सा कोई नया इनोवेशन किया, कोई नया आविष्कार किया, और वो बच्चा लेके आता है, मम्मा मैंने ये किया, पापा मैंने ये किया। हम क्या करते हैं, हम उसको डांट देते हैं, झिड़क देते हैं कि बेटा हट, कुछ नहीं, फालतू की बातें कर रहा है। जबकि होना ये चीज को प्रमोट करना चाहिए, हमें उसको मोटिवेट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर भी यही बात है कि कर्मचारी अगर कोई अच्छा काम करता है, कोई इनोवेटिव वर्क करता है, तो उसको क्या करना चाहिए, तो उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसकी उपलब्धियों को बताना चाहिए। कर्मचारियों को सम्मान देना चाहिए, उनको भी मान्यता मिलनी चाहिए। रिकॉग्नाइजेशन एंड ऑनर, देखिए सम्मान वो चीज है जिसका भूखा हर व्यक्ति होता है। सम्मान के लिए हर व्यक्ति काम करता है। जिस व्यक्ति की शारीरिक और सामाजिक आवश्यकता पूरी हो जाती है, वह व्यक्ति सम्मान के लिए काम करता है। और अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो ऐसे कहा जाता है कि सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। हाँ, एक अक्सर ऐसा पाया जाता है संस्था के अंदर कि जो उच्च वर्ग के जो व्यक्ति है या फिर जो अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति है, वो अधीनस्थ कर्मचारियों की वैल्यू नहीं समझते हैं। अक्सर ऐसा कहता सुना देखा जाता है कि तो 2 कोटि का व्यक्ति क्या है, वर्कर तो काम मजदूरी तो है, एक हटेगा 36 आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी संस्था का मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, वहां पर आज वर्तमान समय में वो व्यक्ति नहीं है, लेकिन एक संस्था के प्रधान थे, उन्होंने कहा था कि जो वर्कर होते हैं वो वर्कर पेड़ पे नहीं झूलते कि एक वर्कर गया और तोड़ के नए पत्ते की तरह नया वर्कर ले आएंगे। ठीक है, वी शुड रेस्पेक्ट ऑफ देम, हमें इन वर्कर्स का, इन जो एम्प्लॉइज है, इनका रेस्पेक्ट करना चाहिए, इनका मान सम्मान करना चाहिए। आगे विकास, डेवलपमेंट एंड और एडवांसमेंट। जो व्यक्ति हमारे संस्था में काम कर रहा है, सब अपना समय हमारी संस्था को दे रहा है, अपने घर परिवार को छोड़ करके अपनी संस्था में लगा हुआ है, पूरा तन मन से यहाँ पर लग रहा है, क्या उसके विकास की जिम्मेदारी हमारी नहीं बनती? एक मैनेजर होने के नाते सोचिए, आप अपने आप को एक मैनेजर मानिए और फिर सोचिए कि जो वर्कर हमारे लिए काम कर रहा है, जो सब कुछ अपना अमूल्य जो तन है, अपना मन है, अपना समय है, वो हमें दे रहा है, हम उसको दे क्या रहे हैं? एक क्षणिक संतुष्टि, कुछ पैसा बस नाम मात्र का, और उस थोड़े से पैसे के अंदर क्या उसका जीवन चल पाएगा? नहीं। पैसे के साथ साथ में हम उसके फ्यूचर के बारे में भी सोचेंगे, उसका विकास कैसे हो। वो हमारे ऊपर फैत करके अपने पूरे तन मन से काम कर रहा है, तो हमें उसके विकास के बारे में सोचना चाहिए। अगर उस व्यक्ति को ये लग गया कि ये व्यक्ति हमारे विकास के ऊपर काम कर रहा है, ये संस्था हमारा कितना ख्याल रखती है, तो नो डाउट वह व्यक्ति हमारे लिए दिल से काम करेगा। एक छोटी सी कहानी बताता हूं कि होता यह कि एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर एक बार सडनली ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट के अंदर एक मजदूर जो होता है, उस मजदूर जो था उसकी हालत बहुत सीरियस हो जाती है। उस मजदूर की उस हालत बड़ी सीरियस हो जाती है, एक मजदूर की। अब उस ब्लास्ट में उस मजदूर को उठा करके ब्लास्ट हुआ सीरियस हालत में, उस डॉक्टर के पास, मतलब उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास लेके गए। जब उस मजदूर को डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि ये जो पेशेंट है इसकी हालत बहुत सीरियस है, और इसको बचाने का एक ही तरीका है कि अगर इस व्यक्ति को उठा करके एयर एम्बुलेंस से कुछ ही समय के अंदर 2-3 घंटे में अगर इसको मुंबई जो बड़े हॉस्पिटल है अगर वहां ले जाया जाए, तो हो सकता है कि इसकी जान बच जाए। और वहां जो ले जाने का और वहां पे ट्रीटमेंट करने का जो खर्चा है, वो ट्रीटमेंट करने का वहां पर लगभग ले जाने का और लगभग इसका टोटल जो खर्चा लगभग बैठेगा, वो बैठेगा समथिंग 5 लाख रुपए का। और ये मजदूर है, अब आप बताएं मुझे इसका क्या करना चाहिए। वहां का जो डायरेक्टर था, उस डायरेक्टर ने, उस संस्था के डायरेक्टर ने अपने मैनेजर्स की मीटिंग ली, और अपने मैनेजर्स की मीटिंग लेकर कहा कि डॉक्टर्स का ये डॉक्टर जो है उनका ये फैसला है कि उस एम्प्लॉय को मुंबई अगर ले जाया जाए तो हो सकता है कि उसकी जान बच जाए। मुंबई ले जाया जाए तो हो सकता है उसकी जान बच जाए, लेकिन मुंबई ले जाने का मामला जो है वो 5 से लेकर के 6 लाख 7 लाख तक का मामला है, और उससे कम खर्चा नहीं आएगा। अब सवाल यहां पर यह उठता है, डायरेक्टर ने सभी मैनेजर्स जो बैठे हुए थे उनसे पूछा कि आप मुझे ये बताएं कि मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो उस पेशेंट को मैं डॉक्टर के पास ले गया, हॉस्पिटल में ले गया और बोल दूं कि आपको जो कुछ करना है वो आप यहीं पे कर दो, हम इसको मुंबई नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, ये मर जाएगा, मरने के बाद में क्या होगा? मजदूर तो है, और मजदूर है तो कोई बात नहीं, हम इसके घर वालों को 1-2 लाख रुपए दे देंगे और छुट्टी कर लेंगे। पहला कंडीशन, पहली दशा। दूसरी कंडीशन ये कि हम इस मजदूर को मुंबई लेके जाए और मुंबई ले जाकर के इसको वहां पर जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें दिखाएं और वहां पर
इसका इलाज करवाए और इसको बिल्कुल ठीक करवाए, लेकिन इसका एक्सपेंसेस लगभग जो 5 से 10 लाख या 6 लाख जो है वो बैठेगा। डायरेक्टर ने मैनेजर्स की मीटिंग ली और मैनेजर्स के व्यूज लिए। कुछ सेकंड के लिए आप अपने आप को मैनेजर समझिए और आप अपने माइंड में इस क्वेश्चन को क्लिक कीजिए कि अगर आप भी उस मीटिंग में बैठे होते, आप भी एक मैनेजर होते, तो आपका डिसीजन क्या होता? उस मजदूर को उठा करके ले जाए मुंबई और उसकी जान बचाई जाए, या फिर उस मजदूर की हालत सीरियस है उसको छोड़ दिया जाए और 2 लाख रुपए उसके घर वालों को देख करके काम खत्म किया जाए। जब वहां मैनेजर्स जो बैठे हुए थे उन मैनेजर्स के व्यूज लिए, तो डायरेक्टर ने उनसे पूछा कि जो फर्स्ट वाले आंसर के साथ हैं वो हाथ खड़ा करें। कुछ लोगों ने हाथ खड़े किए। फिर दोबारा पूछा कि जो सेकंड वाले आंसर के साथ में है वो हाथ खड़ा करें। दोनों तरह के व्यूज आ चुके थे। अब डायरेक्टर ने कहा कि जिन मैनेजर्स ने फर्स्ट व्यूज को सपोर्ट किया है कि इसको मुंबई ले जाया जाए और वहां ले जाकर के इसकी जान बचाई जाए, जिन लोगों ने इस आंसर को चूज किया, इस आंसर को सपोर्ट किया है, वो सबके सब सही हैं या गलत? तो सब लोगों ने कहा सही है, जिन्होंने हाथ खड़े किए थे। फिर उनसे सेकंड आंसर के लिए पूछा गया तो उन्होंने कहा, जिन्होंने हाथ खड़े किए थे कि साहब हमारा आंसर सही है। उनके व्यूज पूछे गए तो जिन्होंने ये कहा था कि इसको मर जाने दिया जाए, कोई बात नहीं, मजदूरी तो है, एक मजदूरी की जगह 4 मजदूर नए मिल जाएंगे, इनके घर वालों को 1-2 लाख रुपए दे दो, वो भी खुश हो जाएंगे, कोई बात नहीं, इतना सा ये कमाता पूरे जीवन में। मामला सिर्फ इतना सा था, मामला यहां पर आके अटक चुका था कि डिसीजन क्या लिया जाए। एक मैनेजर ने कहा कि साहब मामला ये है, वहां लेके जाएंगे मुंबई, वहां 5-6 लाख रुपए का खर्चा आएगा, यहाँ पे 2 लाख में काम पूरा हो जाएगा। लगभग 3-4 लाख रुपए का संस्था की बचत हो रही, संस्था को प्रॉफिट हो रही। मामला पैसों का है साहब। संस्था में 3-4 लाख रुपए में तो काफी कुछ प्रोग्रेस हो जाएगी, और संस्था में 3-4 लाख रुपए जो लगेंगे, वो 3-4 लाख रुपए तो कई सारे मजदूरों को सैलरी मिल जाएगी और इसके घर वाले भी खुश हो जाएंगे 2 लाख में, 1 लाख के अंदर, क्योंकि मजदूर है, इतने से कमाता है। लेकिन डायरेक्टर के जो आंसर थे, जब वो सुने सभी मैनेजर्स ने, तो तालियां बज चुकी थी, गड़गड़ाहट आ चुकी थी। डायरेक्टर ने कहा कि नहीं, मैं इस मजदूर को मुंबई लेके जाऊंगा और इस मजदूर का इलाज करवाऊंगा, चाहे मुझे भले 5 से 10 लाख रुपए लग जाए। और इलाज क्यों करवाऊंगा ये सुनिए। इलाज इसलिए करवाऊंगा, मुझे फर्क बेनिफिट से नहीं है, मुझे फर्क प्रॉफिट से नहीं है। हो सकता है मुझे 5 लाख का नुकसान हो जाए, इस मजदूर को मरने से मुझे मेरे 3-4 लाख रुपए बच जाएंगे, और मजदूर मुंबई जाएगा तो मेरे 3-4 लाख रुपए एक्स्ट्रा लग जाएंगे। लेकिन अगर ये मजदूर बच गया तो इसके जैसे और जो व्यक्ति और जो मजदूर हजारों मेरे पास यहां पर काम कर रहे हैं, उनका विश्वास कितना बढ़ जाएगा, वो कितने दिल से काम करेंगे कि आने वाले टाइम पर वो न किसी विस्फोट से डरेंगे, न किसी जोखिम से डरेंगे, अभी तो दिल खोलकर काम करेंगे। और उनका ये विश्वास बढ़ जाएगा कि हमारा जो ऑनर है, हमारा जो संस्था प्रधान है, वो हमारे लिए एक छोटे से मजदूर के लिए 10 लाख रुपए खर्च कर सकता है। तो उनका जो विश्वास है वो 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा। और अगर कर्मचारियों का विश्वास अगर जीतने में अगर कोई संस्था सक्षम होती है, अगर सफल होती है, तो उस संस्था की सफलता कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो कर्मचारी ही तो, वो मजदूर ही तो उसको कमा के देते हैं। जब डायरेक्टर के ये वचन सुने तो जो जिन्होंने आंसर दिया था उनकी गर्दन झुक चुकी थी। तो कहने का मतलब इस छोटी सी स्टोरी में यह है कि यहां पर उस संस्था प्रधान ने उस छोटे से कर्मचारी के लिए इतना पैसा खर्च किया। सिर्फ क्यों खर्च किया? क्योंकि कर्मचारियों का विश्वास जीतना था, कर्मचारियों का जो दिल जीतना था, उनको अपने फेवर में करना था। और कर्मचारी अगर किसी संस्था के साथ में दिल से लग जाते हैं तो संस्था की सफलता को रोका नहीं जा सकता। तो यहां पर यही बात की जा रही है कि उनका मान सम्मान और उनका विकास, कर्मचारियों का विकास, ये चीजें आज हमारे इंडिया में नहीं पाई जाती है। ऐसा नहीं करा, कई संस्थाओं में पाई भी जाती है, लेकिन अधिकांश जगह नहीं पाई जाती। हमारे यहाँ पर कर्मचारियों को कर्मचारी तक ही सीमित रखा जाता है।
लेकिन अगर मैं इन बिंदुओं की बात करूं तो आप जापानी जो प्रबंध है, हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, जापानी जो प्रबंध है, जापानी मैनेजमेंट जो है, वहां पर आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। हम जापान की विलियम ओची की विचारधारा पढ़ेंगे, वो जापानी विचारधारा में इन बातों का समावेश किया गया है। आगे है विकास के बाद में उत्तरदायित्व, कर्मचारियों को जिम्मेदारी देनी चाहिए। छोटी छोटी जिम्मेदारी देने से उनके अंदर ऐसा महसूस होता है, ऐसा फील होता है कि हमारी भी इस संस्था में कोई भूमिका है, हमें भी संस्था में वैल्यूएबल माना जाता है। व्यक्तिगत उन्नति, पर्सनल डेवलपमेंट और कार्य की प्रकृति। कार्य की प्रकृति का मतलब है जो व्यक्ति जिस कार्य को करने में स्किल्ड हो, दक्ष हो, योग्य हो, लायक हो, सक्षम हो, उसे वही कार्य दिया जाए ताकि वह उस कार्य को आसानी से कर सके, अच्छी तरीके से कर सके। ठीक है, तो ये थे हर्ज़बर्ग के मोटिवेटिंग फैक्टर। हर्ज़बर्ग की विचारधारा के अनुसार आरोग्य घटकों से संस्थान अधिक प्रभावित होता है। इनसे संगठन में अच्छा वातावरण निर्माण किया जा सकता है एवं व्यक्ति की योग्यता को प्रभावित किया जा सकता है। ये घटक कर्मचारी की कार्य क्षमता को बनाए रखते हैं, अतः इन्हें अनुरक्षण तत्व, मोटिवेटिंग फैक्टर भी कहा जाता है। हर्ज़बर्ग ने बताया कि अभिप्रेरक तत्वों से ही व्यक्ति को अभिप्रेरित किया जा सकता है, स्वास्थ्य तत्वों से नहीं। जो हाइजीन फैक्टर है, हाइजीन फैक्टर केवल हमें सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, हमारे डिससेटिस्फैक्शन को दूर करते हैं, जबकि मोटिवेटिंग जो फैक्टर है, वो मोटिवेटिंग फैक्टर हमको मोटिवेट करते हैं। आगे है मेक ग्रेगर की एक्स और वाई विचारधारा। देखिए मेक ग्रेगर जो है, इनकी एक्स और वाई विचारधारा क्या है, हम पढ़ते हैं मेक ग्रेगर की। तो यहां से पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पुटअप होता है, वो पहला क्वेश्चन पुटअप होता है इनकी बुक को लेकर के कि मेक ग्रेगर जो है, मनोवैज्ञानिक डगलस मैकग्रेगर की पुस्तक का नाम बताइए। तो इनकी पुस्तक का नाम है ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेस। ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेस, ये इनकी पुस्तक का नाम है। मैकग्रेगर ने इस विचारधारा में मानव अभिवृत्तियों, एटीट्यूड एंड बिहेव, मानव अभिवृत्तियों एवं व्यवहार के संबंध में परस्पर दो विरोधी विचारधाराएं प्रस्तुत की है। उन्होंने कार्यशील व्यक्तियों की कार्य के प्रति उनकी धारणा के आधार पर एक्स एवं वाई समूह के रूप में उनका वर्गीकरण किया गया है। मतलब उन्होंने दो प्रकार की विचारधारा दी है। एक विचारधारा का नाम एक्स विचारधारा है और दूसरी का नाम वाई विचारधारा है। दूसरी का नाम क्या है? वाई विचारधारा। देखिए एक्स एवं वाई समूह को उनका वर्गीकरण किया गया है। इनमें ऋणात्मक मान्यताओं वाली विचारधारा को उन्होंने एक्स नाम दिया। देखो ये एक्स, याद करने का तरीका बता रहा हूं। एक्स विचारधारा, तो ये नेगेटिव सिंबल है, क्रॉस का साइन है, तो ये किसका साइन है? क्रॉस का, है ना। डेंजर का साइन होता है तो ये नेगेटिव का साइन है, नेगेटिविटी का साइन है। तो यहां पर एक्स विचारधारा है। उन्होंने एक्स विचारधारा में, मैकग्रेगर ने एक्स विचारधारा में कर्मचारियों के प्रति नकारात्मक बातों को देखा है, नेगेटिव थ्योरीज को इंक्लूड किया है कि कर्मचारी जो है वो किस प्रकार के हो सकते हैं। दोनों तरह की बात की है। जहां वाई में सकारात्मक बातें की है कर्मचारियों के प्रति, वहां एक्स में नकारात्मक बातें भी की है। तो आइए समझते हैं। मैकग्रेगर के अनुसार इन मान्यताओं को के आधार पर कर्मचारियों की प्रवृत्ति का अध्ययन कर उन्हें अभिप्रेरित किया जा सकता है। मैकग्रेगर ने कहा था कि सारे कर्मचारी एक जैसे नहीं होते, कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ सकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। तो जो नकारात्मक प्रवृत्ति के कर्मचारी हैं उनकी प्रवृत्ति क्या है, तो आइए देखते हैं। एक्स विचारधारा की जो थ्योरी है उसमें कहा कि एक्स विचारधारा कर्मचारियों के प्रति नकारात्मक और निराशाजनक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यह विचारधारा परंपरागत अवधारणाओं पर आधारित होने के कारण मनुष्य को नियंत्रित रखने पर बल देती है। देखो पहली बात, छोटे छोटे क्वेश्चन निकल के आते हैं कि एक्स विचारधारा है वो किस प्रकार की अवधारणा है। तो एक्स विचारधारा परंपरागत अवधारणा है और यह मानती है कि कर्मचारियों को कंट्रोल में रखो, काबू में रखो। अगर कर्मचारी काबू से बाहर हो गए तो काम नहीं करेंगे, क्योंकि कर्मचारी अच्छे नहीं होते।
ठीक है, तो उनके प्रति नेगेटिव बातें कर रही है। मनुष्य को नियंत्रित रखने पर बल देती है। इस विचारधारा में कहा गया है कि एक औसत कर्मचारी स्वभावतः कैसा होता है, आलसी होता है। एक औसत कर्मचारी कैसा होता है, स्वभावतः आलसी होता है, सोता रहता है, ठीक है, काम नहीं करता। वह कार्य को क्या समझता है, वह कार्य को बोझ समझता है और कम से कम काम करना पसंद करता है, उससे बचना चाहता है। ये लोग उत्तरदायित्वों से दूर रहते हैं। इनको जिम्मेदारियां दो, ये बचने की कोशिश करेंगे, ये परिवर्तनों का विरोध करेंगे। हाँ, जब भी परिवर्तन होगा तो ये परिवर्तनों का वो लोग क्या करेंगे, विरोध। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वैसा नहीं करेंगे। नहीं तो जो बने बनाए रवैये है उस पर चलना चाहते हैं कर्मचारी। कुछ भी चेंजेस कर दो तो बदलेंगे नहीं। ये सामान्यतः महत्वाकांक्षी नहीं होते, एम्बिशियस नहीं होते, और सृजनशीलता का इनमें क्या होता है, अभाव होता है। कुछ भी नया क्रिएटिव नहीं करना चाहते, बने बनाए रवैये पे चलना चाहते हैं, बने बनाए ढर्रे पे चलना चाहते हैं। कर्मचारी आत्म केंद्रित या स्वार्थी होता है। इनको मतलब खुद से है, बाढ़ में जाए जनता, अपना काम बनता। कर्मचारियों को केवल खुद के स्वार्थ से मतलब है, संस्था को कुछ भी हो कोई मतलब नहीं। ये कौन कह रहा है, मेक ग्रेगर कह रहा है। किस विचारधारा में कह रहा है, परंपरागत विचारधारा में कह रहा है। कौन सी मान्यता है, एक्स मान्यता है। कर्मचारी इनसे कार्य करवाने के लिए दंड, भय, प्रताड़ना का सहारा लिया जाता है। इनका मानना है कि ऐसे लोगों से काम करवाने के लिए किसका सहारा चाहिए, डंडे की सहारा की आवश्यकता पड़ती है। जब तक इनको दंड नहीं दिखाया जाएगा तब तक ये कर्मचारी काम नहीं करेंगे। ये कर्मचारी आर्थिक एवं वित्तीय लाभों के लिए कार्य करते हैं। किसके लिए काम करते हैं, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, पैसों के लिए काम करते हैं। वाई विचारधारा, तो ये तो थी कर्मचारियों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण। अब कर्मचारियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण क्या है, इसको वाई विचारधारा, देखिए याद करने का तरीका बता रहा हूं। वाई फॉर यस, यस यानी हाँ, तो बताओ यस क्या है, सकारात्मक है। और क्रॉस यानी एक्स यानी नो, मतलब नकारात्मक है, नेगेटिव विचारधारा है। तो एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक्स विचारधारा पूछी जाती है तो वाई लिख देते हैं, और वाई पूछी जाती है तो एक्स लिख देते हैं। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना। पढ़ते खूब हैं, याद भी खूब करते हैं, लेकिन एग्जाम में थोड़ी सी कंफ्यूजन सारा मामला उलट फेर कर देती है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना कि क्या पूछा गया है, जो पूछा जाए उसी का आंसर देना। अगर एक्स पूछा जाए तो एक्स विचारधारा, और वाई पूछी जाए तो वाई विचारधारा। तो अब पढ़ते हैं वाई विचारधारा को, कि वाई विचारधारा एक्स विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। बोलो क्या है, विपरीत, अपोजिट है। यह मानवीय संसाधनों के प्रति सकारात्मक रवैया प्रस्तुत करती है। यह कार्य वातावरण में सकारात्मक एवं उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिकाओं के को प्रमुख आधार मानती है। इस विचारधारा की कर्मचारियों के संबंध में क्या क्या बातें हैं कि कर्मचारी कार्य को स्वाभाविक व सहज क्रिया मानते हैं। उसकी अपोजिट उसमें था आलसी मानते हैं, कर्मचारी आलसी होते हैं। यहाँ कर्मचारी कैसे हैं, यहाँ कर्मचारी आलसी नहीं है, यहाँ पर कर्मचारी स्वाभाविक और सहज काम करने वाले हैं। कि भैया संस्था में काम है, काम करने के लिए आते हैं तो काम तो करना पड़ेगा, नो डाउट। तो कर्मचारी आलसी नहीं होते। ये नवीन विधियों एवं परिवर्तनों का स्वागत करते हैं। एक्स विचारधारा में परिवर्तनों का विरोध करते हैं, जबकि इस विचारधारा में परिवर्तनों का स्वागत करते हैं। बढ़िया है, कुछ नया आ रहा है, कुछ इनोवेशन हो रहा है। देखिए पहले ऑफलाइन क्लास चलती थी, ऑफलाइन क्लास में ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते थे। अब ऑनलाइन क्लास चल रही है तो यूट्यूब के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। तो ये क्या है, ये स्वागत है नई चीजों का। और जो परंपरागत है वो स्वागत नहीं करेंगे, उनको तो वही चौक रगड़ना, उनको तो वही ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना है। तो ये क्या है, ये वाई विचारधारा है जो इसका स्वागत करती है। ये महत्वाकांक्षी होते हैं तथा उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं।
ये कर्मचारी एम्बिशियस होते हैं और इनको अगर कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो कर्मचारी उन जिम्मेदारियों को सर माथे पर महसूस करते हैं, भैया हमको तो लेनी है, कोई बात नहीं, करके दिखाएंगे, पहली बार हमको ऐसा मौका मिला है, ठीक है। तो जिम्मेदारियों से बचते नहीं है, एक्स विचारधारा में जिम्मेदारियों से बचते हैं, यहाँ पर बचते नहीं है। कर्मचारी कल्पनाशील होते हैं, सृजनशील होते हैं, स्व प्रेरित होते हैं, स्व नियंत्रित होते हैं। कि वर्तमान समय में कर्मचारी पहले वाले कर्मचारी नहीं है। आज का कर्मचारी को पता है, आज जो वर्कर आपके पास में काम कर रहा है उसे पता है काम करेंगे तो पैसा मिलता है, नो डाउट। काम नहीं करेंगे तो कोई व्यक्ति हमारी कदर नहीं करेगा, इसलिए वह स्वयं नियंत्रित होते हैं, ठीक है। और कल्पनाशील होते हैं कि कैसे और अच्छा करे, कैसा और बेटर करे जिससे संस्था आगे बढ़े तो मुझे भी आगे बढ़ने को मौका मिलेगा। कर्मचारी अपनी क्षमता एवं योग्यता का अधिकतम सदुपयोग करना चाहते हैं। ये केवल आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु काम नहीं करते, अपितु स्वाभिमान एवं आत्मविश्वास हेतु भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये बात थी मैकग्रेगर की वाई विचारधारा। चलते हैं आगे। देखो बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि मान लो तो हार है और अगर ठान लो तो जीत है। बच्चों, कमी जहां पर रहती है वहां पर कमी रहती है हमारी खुद की, हमारे कॉन्फिडेंस के, हमारे खुद के आत्मविश्वास की। क्लियर? हम देख सकते हैं यहां पर कि थ्योरी वाई ऑफर्स अ पॉजिटिव व्यू टुवर्ड्स एम्प्लॉइज अज्यूमिंग दैट पीपल कैन एक्सरसाइज सेल्फ डायरेक्शन, accept responsibility and consider work to be as natural as the rest of play. The main assumption of the theory of employees are as follows. Number first is employees assume work as a natural part of life and life works. देखिए, कर्मचारी उस तरह से काम करते हैं जैसे एक नेचुरल सा पार्ट है हमारी जिंदगी का, कि एक कर्मचारी के लिए काम करना स्वाभाविक चीज है, नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ है। They are ready to accept new methods. कर्मचारियों को नया मेथड्स मिलेगा तो वो भी अच्छा महसूस करते हैं। They are ambitious and ready to see the responsibility. These employees are more creative and imaginative. आज का जो कर्मचारी है ज्यादा क्रिएटिव है और इमेजिनेटिव है। They are self motivated and self directed. आज की कर्मचारी को बताने की आवश्यकता नहीं कि आपको क्या करना है, वो एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो खुद सेल्फ डायरेक्टेड है। These employees make maximum use of their capacity and efficiency. आज का जो वर्कर है, आज का जो व्यक्ति है, वो ज्यादा से ज्यादा अपने कैपेसिटी और एफिशिएंसी के साथ काम करना पसंद करता है। Because time of competition, these employees are motivated for self-esteem and self-actualization, but not for the primary needs. तो ये वो सभी बातें हैं जो मैकग्रेगर ने अपनी थ्योरी एक्स और वाई में लिखी, और एक्स और वाई थ्योरी के माध्यम से कर्मचारियों के प्रति या कर्मचारियों की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को बताया कि कर्मचारियों की दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है। पहली प्रवृत्ति नकारात्मक एक्स विचारधारा, फिर बोल रहा हूं, दूसरी विचारधारा वाई विचारधारा, वाई मतलब यस, ठीक है। तो ये थी एक्स और वाई विचारधारा मैकग्रेगर की और हर्ज़बर्ग की विचारधारा। तो हमने आज दो विचारधाराओं का अध्ययन किया, हर्ज़बर्ग की विचारधारा और मैकग्रेगर की विचारधारा। अगली वीडियो में फिर लेकर हाजिर होंगे एक नई विचारधारा जिसका नाम मैं बार बार ले रहा हूं, और वो है विलियम ओची की विचारधारा, जिसे जेड थ्योरी के नाम से जाना जाता है। एक्स और वाई पढ़ चुके हैं, अगली विचारधारा जेड थ्योरी होगी जो आपको अगले वीडियो में जानने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, ठीक है। उससे पहले आप ये करना मत भूलना, हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें, और अपने सभी जो फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके साथ में और अदर स्टूडेंट्स हैं, उन तक भी इसको पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पॉइंट को समझ सके, देख सकें, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।